नमस्कार दोस्तों, हॉरर कहानी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मार्को, आपका दोस्त जो आपको कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी एक पुलिस अफसर की आपबीती है, जो उनके साथ घटी एक घटना पर आधारित है, जो कि मेरे ही डिपार्टमेंट के एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने मुझे बताई थी। उनकी आपबीती को मैंने कहानी में रूपांतरित किया है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा हाइप करके करीबन 1.5 लाख से ऊपर पॉइंट तक पहुंचाया था। तो इस बार भी मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और इस बार उससे भी ज़्यादा पॉइंट दिलाएं। तो आइए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। लोग कहते हैं पुलिस वालों को डर नहीं लगता, लेकिन सच कहूँ तो हम रोज़ मौत को देखते हैं। एक्सीडेंट, मर्डर, खुदकुशी, ये सब हमारी नौकरी का, हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। हम लाशों को देखते हैं, उन्हें उठाते हैं, उनका पंचनामा करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए वो बस एक केस है, एक बॉडी है। लेकिन हमारी इस खाकी वर्दी के पीछे एक आदमी छुपा होता है, जिसे आम इंसानों की तरह डर भी लगता है। जब कोई अनजान चीजें, अनचाही घटनाएं हमारे साथ होने लगती हैं, थाने के सबसे बहादुर से बहादुर सिपाही के भी हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ हुआ था। ये बहुत शुरुआती दिनों की बात है, जब मैं डिपार्टमेंट में नया था और मेरी एक गलती की वजह से मुझे पनिशमेंट के तौर पर एक जगह ड्यूटी मिली थी। पर यह वो जगह थी जहां जिंदा लोग मुर्दों की पहरेदारी करने जाते हैं। मैं डिपार्टमेंट से हूं, इसलिए मैं यहां जगह और लोगों के नाम बदल रहा हूं। और मैं जिस जगह गया था उसका नाम था लोकमान्य मुर्दा घर। शहर के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी सड़ती हुई इमारत, जहां की हवा में सिर्फ फिनाइल और फॉर्मेलिन की गंध नहीं थी, बल्कि डर भी घुला हुआ था। मेरा नाम मोहन है और उस रात एक साथी की बीमारी का बहाना मेरे लिए एक सजा बन गया था। मुझे उस मुर्दा घर में रात की ड्यूटी मिली थी। मुझे लगा था कि मेरा काम सिर्फ एक पुरानी टेबल पर बैठकर रजिस्टर में एंट्री करना और सुबह होने का इंतजार करना है। लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि उस मुर्दा घर की खामोशी जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि कोल्ड स्टोरेज के भारी दरवाजे के पीछे कोई मेरा इंतजार कर रहा था। कहते हैं कि मुर्दे बोलते नहीं, लेकिन क्या हो जब वह बोलने लग जाए। पुलिस की नौकरी में सब अच्छा है जब तक कि आपको पनिशमेंट ड्यूटी ना दी जाए। और हमारे सिपाहियों के लिए पनिशमेंट ड्यूटी का मतलब होता है लोकमान्य मुर्दा घर में रात की ड्यूटी। यह वो पुराना शहर के बीचों बीच बना एक मुर्दा घर था, जहां अंग्रेजों के जमाने से लावारिस लाशों का हिसाब किताब रखा जाता था। हमारे थाने में यह ड्यूटी एक मुसीबत मानी जाती थी। जिसकी भी यह ड्यूटी लगती, वो ऐन मौके पर या तो बीमार पड़ जाता या बीवी बच्चों का कोई ऐसा बहाना बनाता कि जिसे सुनकर बड़े साहब को भी तरस आ जाए। इस बार यह मुसीबत मेरे सहयोगी पांडे पर आई थी। लेकिन पांडे जी भी एक पक्के खिलाड़ी थे। जिस दिन उनकी ड्यूटी लगने वाली थी, उसी दिन सुबह उन्होंने बुखार का बहाना लगाकर छुट्टी ले ली। जब बड़े साहब को यह बात पता चली, उस वक्त मैं बड़े साहब के सामने ही खड़ा था और वह मुझे मेरी काम में हुई एक गलती को लेकर डांट रहे थे। फिर बड़े साहब ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और बोले, मोहन, आज रात की ड्यूटी तुम्हारी। उस वक्त मैं जी साहब के अलावा और क्या ही कह सकता था। सच तो यह था कि पांडे से लेकर साहब तक कोई भी वहां कदम नहीं रखना चाहता था। वो मुर्दा घर शहर के नक्शे पर बना एक वनवास ही था। रात के 11 बजे मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर उस बड़ी सी काली पड़ चुकी इमारत के गेट पर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां की हवा में भी कुछ भारीपन सा था। पहली चीज जो आपको वहां महसूस होती है, वो है वहां की हवा। एक अजीब सी गंध, फिनाइल, फॉर्मेलिन और एक बहुत हल्की सी अजीब सड़ी हुई सी महक, जो आपकी नाक में नहीं सीधे सीने में उतरती है। बिल्डिंग खुद एक मुर्दे जैसी खड़ी थी, 2 मंजिला, खामोश। सिर्फ एक पीले बल्ब की रोशनी रिसेप्शन एरिया में जल रही थी। मैंने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और भारी कदमों के साथ अंदर चला गया। रिसेप्शन में एक पुरानी लकड़ी की टेबल और 2 कुर्सियां थीं, और वहीं एक तरफ अंधेरे में डूबा हुआ एक लंबा गलियारा था। वहां मेरी मुलाकात हुई भीमा से। भीमा, वो वहां का रखवाला था। 60-65 साल का एक दुबला पतला आदमी, जिसकी आंखें लगभग सफेद हो चुकी थीं, जिसमें थकावट थी, झुर्रियों से भरा और काला पड़ा हुआ चेहरा। उसे देख लग रहा था जैसे वह दशकों से वही काम कर रहा हो।
जब मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसके हाथ में एक रजिस्टर था। मुझे देख भीमा ने तंबाकू चबाते हुए कहा, आ गए साहब, अच्छा हुआ जल्दी आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। उसकी मुस्कान उसके चेहरे से ज्यादा डरावनी थी। जब वो मुस्कुराता था तब उसके चेहरे का झुर्रियों वाला मांस अजीब तरह से थरथराता था। मैंने उसे हाँ में सर हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया और फिर कहा, हाँ, अब बाकी मुझे यहां करना क्या है? भीमा ने अपने सामने पड़ा रजिस्टर मेरी तरफ खिसकाया। करना कुछ नहीं है साहब, बस यहां बैठना है सुबह तक। अगर कोई केस यानी बॉडी आती है तो इस रजिस्टर में एंट्री करनी है, और अगर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई आता है तो उन्हें अंदर जाने देना है। मैंने यहां वहां देखते हुए पूछा, अंदर कहां? भीमा ने उस अंधेरे गलियारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, गलियारे के आखिर में कोल्ड स्टोरेज है जहां सामान रखते हैं। सामान? पहले तो मुझे उसकी यह बात कुछ समझ नहीं आई, पर शायद उसने लाशों को सामान कहा था। मैंने अनमने ढंग से सिर हिलाया। मेरा काम सिर्फ रिसेप्शन पर बैठकर पहरा देना था। भीमा का कमरा वहीं रिसेप्शन के पीछे ही था। तभी भीमा अपनी कुर्सी से बूढ़े आदमी की तरह थरथराता, हिलता हुआ उठने लगा। मैं जरा आराम करता हूं साहब, वैसे भी रात को यहां ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। वो जाने के लिए पीछे मुड़ा, फिर जैसे कुछ याद आया और वो वहीं रुक गया। हाँ साहब, एक बात और। उसकी आवाज एकदम धीमी हो गई थी। यहाँ की दीवारें पुरानी हैं, पानी के पाइप भी सड़ गए हैं, तो रात बेरात को अगर कोई आवाज आए तो ज्यादा ध्यान मत देना। मेरे लिए एक चेतावनी थी जो चेतावनी लगती भी नहीं थी। आवाज? कैसी आवाज? भीमा अपनी वही थरथराती हंसी मुस्कुराया। वही पानी टपकने की, या और यहाँ चूहे बिल्ली भी बहुत हैं। तो कभी कभी लगता है कि जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो, बस आप अपनी कुर्सी से उठना मत। और इतना बोलकर वो अपनी कोठरी के अंदर चला गया और मैं उस रिसेप्शन एरिया में अकेला रह गया। घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। खामोशी, इतनी गहरी खामोशी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। यहाँ तक कि बाहर की सड़क का शोर भी इस बिल्डिंग की मोटी दीवारों को पार नहीं कर पा रहा था। सिर्फ दो ही आवाजें थीं, एक दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और दूसरी उस अंधेरे गलियारे के आखिर से आती कोल्ड स्टोरेज के कंप्रेसर की एक धीमी घूं घूं की आवाज, जैसे वो अंधेरा गलियारा सांस ले रहा हो। मैं खुद को व्यस्त रखने के लिए वही पुराना रजिस्टर पढ़ने लगा। लावारिस, सुसाइड, एक्सीडेंट, हर नाम के आगे मौत का कारण लिखा था। उसे पढ़ते पढ़ते मैं सिहर गया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। हवा ठंडी हो गई थी। कंप्रेसर की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। शायद टेम्परेचर अपनी तेज सीमा तक पहुंच गया होगा। अब वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। घड़ी की टिक टिक। वो आवाज मन में एक तरह का कंपन पैदा कर रही थी, जैसे अगर हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तो हमें रेलगाड़ी की झुक-झुक की आवाज से नींद आने लगती है। हमारा शरीर उस आवाज में घुल जाता है। घड़ी की टिक भी मुझे अब वैसे ही लग रही थी। वो आवाज जैसे मन को सम्मोहित कर रही थी और उसी से मेरी आंखें अपने आप झपकने लगी थीं। पता नहीं कितना वक्त बीता होगा, पर अब वो आवाज दिमाग में गूंज रही थी। मेरी आंखें भारी हो गईं और तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी। टिक टिक के बीच एक और आवाज, जैसे किसी ने उस अंधेरे गलियारे में कोई दरवाजा खोला हो। मैं एकदम से कुर्सी के दोनों हाथ पकड़कर जम सा गया। कुर्सी ने हल्की सी चरमराहट की। मैंने अपनी बोझल आंखों पर जोर देते हुए उस अंधेरे गलियारे की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था तो बस घना अंधेरा। भीमा ने कहा था, यहाँ चूहे बिल्ली हैं। मैं वापस रजिस्टर पर अपनी नजरें गड़ाने की कोशिश करने लगा। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी और मैं सोचने लगा कि यह चूहा नहीं हो सकता। यह किसी के कदमों की आवाज थी। कोई गलियारे में मेरी तरफ आ रहा था। कोई था वहां। नंगे पैर गीले फर्श पर चल रहा था। मेरा हाथ अपनी बेल्ट पर बंधी उस लाठी पर चला गया। गला एकदम से सूख गया। कौन है? मैंने आवाज लगाने की कोशिश की, पर सिर्फ एक घबराए हुए फुसफुसाहट बाहर निकली। वो कदमों की आवाज गलियारे के अंधेरे से निकलकर रिसेप्शन की पीली रोशनी की दहलीज तक आकर रुक गई थी, ठीक मेरे सामने। और उस अंधेरे में से, जहां किसी को नहीं होना चाहिए था, वहीं से पानी टपकने की आवाज आई। अब मेरे दिल की धड़कन उस मुर्दा घर की घड़ी की टिक टिक से भी तेज हो गई थी। वो पानी टपकने की आवाज किसी नल से नहीं आ रही थी। वो ठीक मेरे सामने उस अंधेरे के चौकोर टुकड़े से आ रही थी।
वहां से जहां गलियारा खत्म होता था। एक पुलिस वाला होने के नाते मेरा पहला काम डरना नहीं, सवाल करना होता है। कौन है वहां? मेरी आवाज कांप रही थी, पर मैंने उसे हुक्म जैसा बनाने की पूरी कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया। बस वो टिप टिप जा रही थी, जैसे किसी गीले कपड़े से पानी फर्श पर टपक रहा हो। मैंने अपनी बेल्ट से टॉर्च निकाली, अंगूठा बटन पर रखा और एक गहरी सांस ली, और फिर एक पल में टॉर्च की तेज सफेद रोशनी ने उस अंधेरे गलियारे को चीर दिया। पर वहां कोई नहीं था। गलियारा एकदम खाली था, और मैंने उस गलियारे को ध्यान से देखा। दीवारों से पपड़ी उखड़ रही थी, फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था, और छत से पानी के रिसाव के काले धब्बे बने हुए थे। लेकिन वहां कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ भी नहीं था। साला दिमाग शायद खराब हो गया है मेरा। मैंने अपने आप में ही बुदबुदाया, और मैंने राहत की सांस ली थी कि मेरी टॉर्च की रोशनी वहीं नीचे फर्श पर पड़ी, और मेरी सांस वहीं अटक गई। फर्श पर जहां वो अंधेरा खत्म होता था, जहां मैंने वह छप छप की आवाज सुनी थी, वहां सिर्फ पानी नहीं था। वहां 2 गीले नंगे पैरों के निशान थे। वो सिर्फ पानी के निशान नहीं थे, उनमें हल्का सा गाढ़ापन था, जैसे पानी में फिनाइल या फॉर्मेलिन मिला हो। वो निशान मेरी कुर्सी से बमुश्किल 6 फीट दूर थे, और वो मेरी तरफ आ रहे थे। वो निशान कोल्ड स्टोरेज की तरफ से आए थे और ठीक मेरे सामने आकर रुक गए थे। कौन है वहां? भीमा, भीमा, क्या तुम हो? मैं चिल्लाया। तभी मेरे पीछे कुछ चरमराया। मैं झटके से पीछे पलटा। देखा तो पीछे भीमा के कमरे का दरवाजा था। एक पल के लिए लगा कि वहां जो कुछ था वह अब ठीक मेरे पीछे खड़ा है, पर पीछे देखा तो भीमा आंखें मलता हुआ उस पुराने जर्जर दरवाजे के पास खड़ा था। क्या हुआ साहब? कोई आया क्या? मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे करते हुए कहा। क्या तुम थे? तुमने ये मजाक किया? भीमा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मेरी बात का जवाब दे दिया। मजाक? रात के 2 बजे मुर्दा घर में? मैं तो सो रहा था साहब। मैंने टॉर्च वापस उस नीचे गीले निशान पर मारी। तो फिर यह क्या है? भीमा ने अपनी धुंधली हो चुकी आंखों से उस निशान को देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना हैरानी ना डर, जैसे उसने यह सब पहले भी देखा हो। और फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। भीमा ने फिर धीमी आवाज में कहा, कहा था ना साहेब, पाइप पुराने हैं, छत टपकती है, रात को ओस भी जम जाती है फर्श पर। आप बैठो, आप थक गए होंगे, मैं चाय का कुछ इंतजाम करता हूं। मैंने फिर उसे कहा, यह छत टपकना नहीं है भीमा, ये पैरों के निशान हैं, साफ। मेरी बात पूरी होती इससे पहले ही बाहर मेन गेट पर एक एम्बुलेंस की बत्ती घूमी और हल्की सी आवाज आई। एक नया केस आ गया था शायद। भीमा ने मेरी बात को वहीं काट दिया। आ गया सामान। वो लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और रजिस्टर उठाने लगा। 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर को धकेलते हुए अंदर लाए। स्ट्रेचर पर सफेद चादर से ढकी एक लाश थी। तब उसमें से एक वार्ड बॉय ने कहा, एक्सीडेंट केस है, पंचनामा हो गया है, सुबह डॉक्टर साहब आकर पेपर वर्क करेंगे, अभी के लिए इसे अंदर रखवा दो। भीमा ने रजिस्टर में कुछ लिखा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। रजिस्टर पर आपकी भी साइन लगेगी साहब। मैं अपने आप में किसी सोच में डूबा था। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से जैसे उस सोच से बाहर आ गया। हाँ, यही तो मेरा काम था, पुलिस केस पर ध्यान रखना। मैंने उसने लिखा हुआ पढ़ा और वहीं पर एक साइन कर दिया। फिर भीमा ने वो रजिस्टर टेबल पर रखा। चलो साहब, मेरे पीछे आओ। सच कहूं तो मैं वहां जाना नहीं चाहता था। मैं उस अंधेरे गलियारे में एक कदम भी नहीं रखना चाहता था, पर ड्यूटी थी। वार्ड बॉय स्ट्रेचर को उस अंधेरे गलियारे में ले गए। घूं घूं की आवाज फिर से शुरू हो गई थी। कंप्रेसर फिर से चल पड़ा था। मैंने अपने हाथ की लाठी मजबूती से पकड़ी और उनके पीछे चल दिया। गलियारा बाहर से जितना अंधेरा लगता था, अंदर उससे भी ज्यादा घुटन थी। हवा में फॉर्मेलिन की गंध इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में जलन होने लगी थी। गलियारे के आखिर में एक भारी स्टील का दरवाजा था, जिस पर लाल रंग से लिखा था, कोल्ड स्टोरेज। भीमा ने थोड़ी ताकत लगाकर उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से बर्फीली हवा और फिनाइल की गंध का एक झोंका मेरे मुंह पर लगा। अंदर का मंजर किसी हॉरर फिल्म जैसा था। एक बड़ा सा कमरा, जिसकी दीवारों पर स्टील के बड़े बड़े दराज बने हुए थे। हर दराज पर एक छोटा सा नंबर और एक कार्ड टंगा था। बीच में एक स्टील का टेबल थी।
वार्ड बॉय ने लाश को स्ट्रेचर से उठाकर उस टेबल पर रखा। भीमा ने तब जैसे अपने आप से ही कुछ कहा, दराज नंबर 113। उसने दीवार से एक दराज को खींचा। घर्र घर्र की भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। आओ साहब, जरा हाथ लगाओ। मैं कांपते हाथों से रजिस्टर पकड़े खड़ा था। मेरी नजर उन दराजों पर घूम रही थी। 110, 111, 112, 113। दराज नंबर 112। बाकी सब दराज कसकर बंद थे, लेकिन दराज नंबर 112 का हैंडल वो हल्का सा बाहर निकला हुआ था, जैसे उसे किसी ने पूरी तरह बंद ना किया हो। मैंने उस पर टंगे कार्ड को पढ़ने की कोशिश की। केस नंबर 112, लाश का नाम लावारिस, लिंग महिला, और दिनांक वो धुंधली थी, जैसे किसी ने उसे गीले हाथ से छुआ हो। तभी भीमा ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, साहब कहाँ खो गए? यहां भी एक साइन कीजिए। मैंने झटके से एक दूसरे कार्ड पर साइन की। वार्ड बॉय ने लाश को 113 में खिसकाया और दराज को धड़ाम से बंद कर दिया। वो दोनों वार्ड बॉय तेजी से बाहर निकल गए, जैसे वो एक पल भी बाहर रुकना नहीं चाहते हों। अब कमरे में सिर्फ मैं और भीमा थे और दीवार में बंद वो लाशें। चलो साहब, भीमा ने फिर कुछ कहा और स्टील का भारी दरवाजा बंद करने के लिए वो मुड़ा। मैं जल्दी से बाहर निकला। जैसे ही भीमा ने दरवाजा बंद किया, एक अजीब सी आवाज आई, एक हल्की सी पर बिल्कुल साफ खरोच की आवाज। वो आवाज मुझे साफ सुनाई दी, जैसे किसी ने स्टील के उस भारी दरवाजे के अंदर से अपने नाखून से उसे खरोचा हो। और मैं अच्छे से जानता था कि वो आवाज दराज नंबर 112 की तरफ से आई थी। खरोच। वो आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरी रीढ़ की हड्डी में उतरी थी। मैं जम गया। मेरी आंखें उस भारी स्टील के दरवाजे पर टिकी थीं। भीमा, मैंने फुसफुसाकर कहा। भीमा ने बिना मेरी तरफ देखे फुर्ती से कुछ कह दिया। चलो साहब, हवा ठंडी है, दरवाजा बंद करना है। उसने दरवाजे को अपनी तरफ खींचा और धड़ाम की एक गूंजती हुई आवाज के साथ उसे बंद कर दिया। बाहर लगा भारी लैच उसने खटाक से गिरा दिया और दरवाजा बंद कर भीमा आगे जाने लगा। भीमा, तुमने वो आवाज नहीं सुनी? अंदर से, दराज नंबर 112 से अंदर से किसी ने कुछ खरोचा था। भीमा ने मेरी तरफ अपनी उन सफेद धुंधली आंखों से देखा। इस बार उसके चेहरे की मुस्कान चली गई थी। उसका चेहरा किसी मुर्दे जितना बेजान था, जिस पर कोई भाव नहीं था। भीमा ने बिल्कुल सपाट आवाज में मेरी बात का जवाब दिया, साहब, यह मुर्दा घर है। यहाँ लोहा रात को ठंडा होता है और सिकुड़ता है। कभी कभी लाशें अकड़ जाती हैं तो गैस भी निकलती है। यहाँ ऐसी आवाज आना आम बात होती है। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। उसकी बेरुखी मेरे डर से ज्यादा भयानक थी। वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे यह सब उसके लिए रोज की बात हो। फिर वो लंगड़ाता हुआ मुझसे आगे आगे चलने लगा। मैं उस अंधेरे गलियारे में उसके पीछे अकेला नहीं रहना चाहता था। मैं भी लगभग दौड़ता हुआ उसके साथ वापस रिसेप्शन की ओर उस पीली बीमार रोशनी में आ गया। उस पल मैंने घड़ी में देखा। घड़ी में रात के 3 बज चुके थे। ये वही वक्त है जिसे शैतान का वक्त, डेविल्स आवर कहते हैं, और वो अब शुरू हो चुका था। मैं कांपता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वो गीले पैरों के निशान, वो अब तक सूख चुके थे, या शायद मैं उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहता था। भीमा अपनी कोठरी में चाय बनाने चला गया और अब मैं फिर से उस जगह में अकेला था। और तब मुझे ऐसा लगा जैसे खामोशी मेरी दुश्मन बन गई हो। मैं हर आवाज को सुन रहा था। घड़ी की टिक टिक, छत से टपकते पानी की टिप टिप, हर दूर उस बंद दरवाजे के पीछे से आती कंप्रेसर की वो घूं घूं की आवाज। यह आवाजें अब मुझे सामान्य नहीं लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे से बातें कर रही हों। उन आवाजों को सुन मैं पागल हो रहा था। मैंने कान पर हाथ रखने के लिए अपने हाथ उठा ली। वो आवाजें मेरे दिमाग में घूम रही थीं और तब मैंने अपने कान पर हाथ रखने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए ही थे। और उसी पल रिसेप्शन की टेबल पर रखा वो पुराने जमाने का काला गोल घूमने वाला टेलीफोन अचानक अपनी पूरी ताकत से बज उठा। अचानक आई आवाज से मैं कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। मेरा दिल जैसे मुंह को आ गया था। रात के 3 बजे मुर्दा घर में कौन फोन करेगा? भीमा अपनी कोठरी से बाहर निकला। वो फोन को ही घूर रहा था। फोन अब भी बजे जा रहा था। मैंने भीमा को चिल्लाकर कहा, उठाओ भीमा, बंद करो इसे। भीमा ने एक कदम भी नहीं हिलाया। वो बस फोन को घूरता रहा जैसे उसे पता हो कि फोन उठाने का मतलब क्या है। गुस्से में या शायद डर से मैंने खुद रिसीवर उठा लिया।
हेलो, कौन है? कौन है? लाइन पर कोई नहीं था। सिर्फ खड़खड़ और एक अजीब सी आवाज़ थी, जैसे कोई तेज हवा में बात कर रहा हो। बस एक सफ़ेद ठंडा सा शोर। हेलो हेलो, कौन? कौन मजाक कर रहा है? मैं फ़ोन को रखने ही वाला था जब उस खड़खड़ के बीच से एक आवाज़ सुनाई दी। एक बहुत धीमी, गीली और घुटती हुई आवाज़, जैसे कोई पानी के अंदर से या अपने गले में भरे खून से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। और जब मैंने उसे सुना तो मैं समझ गया कि वो एक औरत की आवाज़ थी, और वो सिर्फ एक ही शब्द कह रही थी बार बार। ठंड है, ठंड है, यहाँ बहुत ठंड है, दरवाज़ा खोलो। मेरे हाथ से रिसीवर लगभग छूट गया, जिसे मैं कान से चिपकाए खड़ा था, और उस आवाज़ को सुनकर मेरा पूरा बदन ठंडा सा पड़ गया था। उसने मेरा नाम लिया और फिर लाइन कट गई। मैं फ़ोन हाथ में लिए खड़ा रहा, बदन से पसीना छूट रहा था। कौन? कौन था साहब? भीमा की आवाज़ मेरे पीछे से आई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैं घबराकर पीछे मुड़ा। पता नहीं, कोई औरत है, मैंने फिर आगे हकलाते हुए कहा। वो कह रहे थे कि उसे ठंड लग रही है। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा, और तब मेरी नज़र फ़ोन के तार पर गई। वो काला तार जो फ़ोन से निकलकर टेबल के नीचे गया और फिर दीवार के पास पड़ा था। वो ज़मीन पर पड़ा था। तार का पीतल का कनेक्टर दीवार के सॉकेट से निकला हुआ था, और वह ज़मीन पर धूल में सना पड़ा था। मतलब वो फ़ोन तो डेड था। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। मैंने धीरे धीरे अपनी नज़र उस मरे हुए फ़ोन से उठाई और फिर भीमा की तरफ देखा। भीमा तब मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर वही घिनौनी और डरावनी मुस्कान थी। चाय ठंडी हो रही है साहब। और तभी रिसेप्शन एरिया की वो अकेली पीली बत्ती वो छप छप करने लगी, झपकने लगी और एकदम से बुझ गई, और हर तरफ बस घना चिपचिपा सा अंधेरा था। और उस अंधेरे में मेरे कान के ठीक पास किसी ने बर्फीली सांस छोड़ी और कुछ फुसफुसाया। मुझे ठंड लग रही है, मुझे बाहर निकालो। वो सिर्फ रोशनी का ना होना नहीं था, वो अंधेरा घना और भारी था, जैसे किसी ने गीले और बर्फीले कंबलों को मुझ पर फेंक दिया हो। वो घना और चिपचिपा था, और उस अंधेरे में वो फुसफुसाहट, मुझे बाहर निकालो, वो मेरे कान के पर्दे पर नहीं, मेरी आत्मा पर खरोच गई थी। मैं बस अपनी जगह पर जम सा गया। मैं जरा भी हिल नहीं सकता था। लगा जैसे मैं सांस लेना तक भूल गया हूं। उस पल मुझे बस उस बर्फीली और सड़ी हुई ठंड का एहसास हो रहा था, जो मेरे गालों को सुन्न कर गई थी। और फिर से कोई आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी, घड़ी की आवाज़, और उसी आवाज़ ने मुझे मेरे शरीर में वापस खींचा। टॉर्च! मेरा दिमाग चीख पड़ा। टॉर्च कहाँ है? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लड़खड़ाते हुए अपनी बेल्ट को टटोला। मेरी उंगलियां ठंडी, गीली हो चुकी। जैसे ही मेरी उंगली टॉर्च के बटन पर पड़ी, टॉर्च की तेज सफ़ेद रोशनी ने उस काली स्याही जैसे अंधेरे को फाड़ दिया, और मेरी चीख मेरे गले में ही जम गई। रोशनी के ठीक सामने, जहां कुछ सेकंड पहले कोई नहीं था, अब वहां भीमा खड़ा था। वो वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा! उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं, जैसे उबले हुए अंडे हों। उसके होंठ फट गए थे, और उनमें से एक गाढ़ा काला तंबाकू जैसा रिसाव हो रहा था। वो बिल्कुल एक लाश की तरह खड़ा था, और मेरी ही टॉर्च की रोशनी में मुझे घूर रहा था। भीमा! भीमा! मैंने उसे आवाज़ दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने वो मेरे कान में कुछ बोला ना? ये लाइट किसने बंद की? भीमा ने बहुत बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे वो कोई कठपुतली हो जिसका धागा बहुत धीरे धीरे खींचा जा रहा हो। और तब भीमा के मुंह से एक घरघराती, सूखी आवाज निकली। उसको नए लोग पसंद है साहब। किसको? कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? 112। उसको ठंड बहुत लगती है। वो अकेली है साहब। और ऐसा कहकर उसने उस मरे हुए डेड फोन की तरफ इशारा किया। आपने उसका फोन उठाया। अब वो आपको कुछ कहने आई है। और यह सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। पप्पा, पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? कौन आई है? मैं उस रिसेप्शन एरिया से बाहर भागना चाहता था। मैंने टॉर्च घुमाई और मैंने दूसरी तरफ देखा। लोहे का भारी मेन दरवाजा बमुश्किल 10 फीट दूर था। खोलो इसे, खोलो इसे! मैं दरवाजे की तरफ लपका। मैंने दरवाजे के बाहरी हैंडल को खींचा। भीमा, भीमा, खोलो इसे, ये जाम हो चुका है।
लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इसकी चाबी कहाँ है? भीमा, भीमा। मैं भीमा की तरफ पलटा, पर अब भीमा वहां नहीं था। जिस जगह वो 1 सेकंड पहले खड़ा था, वो जगह अब खाली थी। भीमा, भीमा, मैं चीखा। मेरी आवाज उस खाली रिसेप्शन में गूंज कर वापस आ गई। मैं वहां अकेला था। घड़ी की टिक टिक के सिवा वहां कोई आवाज नहीं थी। वो आवाज फिर से शुरू हो गई थी। मैंने डरते डरते अपनी टॉर्च का फोकस उस आवाज की तरफ किया। वो आवाज मरे हुए काले फोन की तरफ से आ रही थी, उस रिसीवर से जिसे मैंने क्रेडल पर पटक दिया था। वो अब हवा में अपने तार से नीचे लटक रहा था, और उसी में से एक गाढ़ा काला बदबूदार फॉर्मेलिन जैसा एक तरल टपक कर नीचे फर्श पर टपक रहा था। वो खून नहीं था, वो सिर्फ फिनाइल और फॉर्मेलिन का मिश्रण नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। उस रात उस मुर्दा घर में मैं अकेला नहीं था। वो अकेली लाश, वो औरत, वो दराज नंबर 112 से बाहर आ चुकी थी, और वो मुझसे कुछ चाहती थी। वो क्या चाहती थी? क्या मैं वहां से निकल पाया? ये सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहें।